नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आईपी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 की बात करने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 8 में जो आपका जिसका नाम है आनुवांशिकता, इसकी हम बात करने वाले हैं। आनुवांशिकता एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से 4 नंबर का आपके एग्ज़ाम में आता है और जितने भी सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हैं इनको हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है आप इस वीडियो के अंत में जब आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप 4 नंबर कब पक्के करने वाले हो। मतलब ये 4 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं आपके इसी वीडियो से पूरे होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए जितने भी संभावित प्रश्न हैं जो इस साल हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं, साल 2026 के एग्ज़ाम में, वार्षिक परीक्षा में आ सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जिससे कि उन सभी का भी फ़ायदा हो सके। आपके जो भी भाई बहन हैं जो 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चलिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर से करें। चलिए हम बात करते हैं अब आने वाले ये हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनकी। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो जो मनुष्य होते हैं इनमें कैसे लिंग निर्धारण होता है, कैसे पता चलता है कि जो होने वाली संतान है वो लड़का होगा या फिर लड़की होगी। तो लिंग निर्धारण है, इसमें हमारे मानव शरीर में कुल 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। एक इंसान में 46 क्रोमोसोम। तो जो 23 जोड़ी होते हैं 22 तो एक मेल में और फीमेल में एक जैसे पाए जाते हैं, लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है इसको बोलते हैं लिंग क्रोमोसोम। तो इसमें क्या होता है, इसमें दोनों अलग अलग होते हैं। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि जो आपका लड़का होता है उसमें एक्स और वाई नाम से इसे हम डिनोट करते हैं, और जो लड़की होती है उसमें हम एक्स एक्स नाम से डिनोट करते हैं। तो इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से ज़रूर समझेंगे। तो आइए इससे हम समझते हैं। देखिए, अगर फीमेल है, फीमेल के पास एक्स और एक्स नाम का क्रोमोसोम है जिसे लिंग क्रोमोसोम कहा जाता है, जो 23वां जोड़ा है। इसके बाद जो मेल है, मेल के पास एक्स और वाई नामक क्रोमोसोम है जो कि मेल का क्रोमोसोम कहा जाता है, और ये मेल का लिंग क्रोमोसोम है। अब होता ये है कि अगर जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स का तो पता ही है कि ये क्या करेंगे, ये निषेचन के दौरान एक्स क्रोमोसोम दे सकते हैं, अंडाणु में एक्स क्रोमोसोम दे सकते हैं। लेकिन जो मेल होता है उसके पास एक्स भी है और उसके पास दूसरा वाई भी है। तो ये एक्स और वाई दोनों में से कोई एक को दे सकता है। अब होता क्या है, जो फीमेल है, फीमेल के साइड से एक्स क्रोमोसोम ही रखा जाता है, लेकिन जो मेल होता है ये एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम में से कोई एक रख सकता है। अगर मेल एक्स रखता है और फीमेल का भी एक्स मिलता है तो जो होने वाली संतान होगी वो क्या होगी, लड़की का जन्म होगा। लेकिन वहीं अगर मेल का वाई क्रोमोसोम गर्ल के या फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से मिल जाते हैं, तब जो होने वाली संतान है वो क्या होगी, लड़का होगा। जो होने वाली संतान है वो लड़का होगा। मतलब कहने का ये है कि जो लिंग क्रोमोसोम है इसमें क्या है, इसमें मादा में या फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, और जो मेल होते हैं उसमें एक्स और वाई पाया जाता है। तो जैसे अगर मेल का वाई और गर्ल का एक्स क्रोमोसोम जब मिलते हैं तो होने वाली संतान जो है वो लड़का होता है। और यदि जो फीमेल है उनसे तो एक्स ही आएगा, लेकिन जो मेल्स हैं उनसे भी यदि एक्स ही आता है तो होने वाली जो संतान है वो क्या होती है, लड़की का जन्म होता है। तो आइए इसकी हम थ्योरी एक बार पढ़ लेते हैं और इसे और भी अच्छे से अपनी तैयारी कर लेते हैं। ये क्वेश्चंस काफ़ी बार आ चुका है और इस बार फिर से आने की संभावना है। तो यहाँ पे मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्रों पर क्या होता है, निर्भर करता है। जो निषेचन के समय तय होता है, माँ हमेशा एक्स गुणसूत्र रखती है, जबकि जो पिता होते हैं वो क्या करते हैं, शुक्राणु में या तो एक्स गुणसूत्र होता है या फिर वाई गुणसूत्र होता है। यदि शुक्राणु का वाई गुणसूत्र अंडे से मिलता है तो बच्चा क्या होगा, एक्स वाई होगा। एक्स वाई मतलब लड़का होगा। और
यदि शुक्राणु X अंडाणु X से ही मिलता है तो फिर होने वाली जो संतान है वो लड़की होती है। तो इस तरह से मानव में लिंग निर्धारण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया था। तो जो मेंडल भाई साहब थे हमारे, इन्होंने अपने प्रयोग मटर के पौधे पर ही क्यों किए। बहुत सारे पौधे हैं जिन पर प्रयोग कर सकते थे, लेकिन इन्होंने मटर ही क्यों चुना, ये हमें बताना है। तो देखो, एक तो बात ये है कि जो मटर होता है ये क्या है कि आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं इनके बीज। सबसे बड़ी बात तो ये है, तो आसानी से इसको उगाया जा सकता है और इसका जो जीवन काल है वो कैसा है, एकदम छोटा सा है, मतलब 6 महीने का है। आपने ठंड के मौसम में मटर को लगाया और बारिश और जब जैसे ही मार्च अप्रैल आएगा तो मटर की फसल काट ली जाती है। कहने का मतलब ये है, बहुत ही कम समय में क्या होता है, मटर के पौधे को उगाया जा सकता है और ये अपना जीवन काल जो है एकदम कम से कम समय में पूरा कर लेते हैं। तो इसलिए क्या हुआ कि इन्होंने मटर का पौधा चुन लिया। अब दूसरी बात क्या है कि इनमें क्या होता है, जो मटर का पौधा है इनमें विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। विपरीत लक्षण का मतलब है, मटर का एक ही ऐसा पौधा है, मतलब ऐसे बहुत सारे पौधे हैं, पर मटर में क्या है कि इसमें लक्षण बहुत सारे पाए जाते हैं। जैसे कि कोई आपने मटर देखा होगा, वो ग्रीन कलर का होता है, हरे कलर का होता है। तो कोई मटर का जो दाना होता है वो पीले कलर का होता है, कोई छोटा सा होता है, कोई बड़ा होता है आकार में। तो इस तरीके से बहुत प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, विपरीत लक्षण होते हैं, जिनसे क्या होता है कि लक्षणों को पहचानने में सहायता मिलती है और ये जो प्रयोग मेंडल ने किए थे वो आसानी से होते गए। इसलिए उन्होंने क्या किया, मटर के पौधे को चुना। एक और कारण है, वो ये कारण है कि मटर के पौधे में स्वपरागण पाया जाता है। मटर में कौन सा परागण है, मटर में स्वपरागण पाया जाता है। मतलब परागण करने के लिए, बीज बनाने के लिए क्या होता है, लैंगिक जनन के लिए किसी दूसरे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। परागण के लिए स्वपरागण पाया जाता है, जो कि काफ़ी आसानी से एक पौधे में हो सकता है। तो पहला कारण क्या हो गया हमारा कि आसानी से उगाना और कम इसका जीवन चक्र है। तो मटर के पौधे तेज़ी से बढ़ते हैं, ये भी एक बात है, और उनका जीवन चक्र बहुत ही छोटा होता है, जिससे कम समय में कई पीढ़ियों का प्रयोग करके डेटा को क्या कर सकते हैं, एकत्रित किया जा सकता है। दूसरा अगर हम देखें वहीं विपरीत लक्षण, तो इन पौधों में कई स्पष्ट विपरीत लक्षण होते हैं, जैसे कि बीज का आकार भी हम देख सकते हैं, फूलों का रंग। मटर के जो पुष्प होते हैं, कोई पुष्प बैंगनी रंग के होते हैं, तो कोई पुष्प कैसे होते हैं, वाइट कलर के होते हैं। तो ऐसे अलग अलग पाए जाते हैं और इसकी जो फली का आकार है वो भी अलग अलग होता है। लक्षणों के दो ही रूप थे, और जैसे कि गोल और जोड़ीदार बीज जैसे अध्ययन क्या हुआ, सरल हो गया। फिर इसके बाद है स्वपरागण। तो यह आसानी से स्वपरागण कर लेते हैं, जिससे शुद्ध वंश वाले पौधे प्राप्त करना आसान हो जाता है। तो मटर का पौधा इसलिए क्या किया था, मेंडल भाई साहब ने चुना था। तो चलिए, होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, आनुवांशिकता किसे कहते हैं। तो आनुवांशिकता किसे कहते हैं और इसका महत्व समझाइए। आनुवांशिकता क्या कहलाता है। आनुवांशिकता ये कहलाता है कि कोई भी जो जीवधारी होता है उसके जो लक्षण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम आनुवांशिकता कहते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। आनुवांशिकता वह प्रक्रिया है जिसमें माता पिता से संतानों में लक्षणों का क्या होता है, संचार होता है, जिससे शारीरिक और कार्यात्मक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है, या इसी को बोलते हैं हस्तांतरण होता है। जीव विज्ञान में इसका अध्ययन जो होता है उसे हम बोलते हैं आनुवांशिकी। ठीक है, तो इसके क्या महत्व हो सकते हैं। तो इसका सबसे पहली बात तो ये है कि अनुकूलन का मतलब क्या है। अनुकूलन का मतलब है कि आनुवांशिकता जो है आनुवांशिकता विविधता जीवों को बदलते पर्यावरण जैसे कि जलवायु परिवर्तन में क्या होता है कि ये मदद करती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण पहुंचते हैं। तो अब जैसे कि क्या होता है कि
इसकी जो जलवायु परिवर्तन होता है, कभी कभी पर्यावरण में बहुत सारी चीज़ें बदलाव आ जाती हैं, तो उन सभी को कोई जैसे मान लो रोग फैल गया तो फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी क्षमताएं उसको क्या होती हैं, विविधताएं पाई जाती हैं। तो रोग प्रतिरोधी क्षमता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, ये सारी चीज़ें पर्यावरण के अनुकूल होती जाती हैं। फिर इसके बाद है आपका कृषि और पशुपालन। तो कृषि और पशुपालन में भी आनुवांशिकता का बहुत ज़्यादा ही महत्व है। कृषि में तो क्या है कि जैसे कि पशुपालन है, कृषि है, कृषि के क्षेत्र में अधिक से अधिक अपन ऐसी फसलें उगा सकते हैं, ऐसी फसलें के बीज बनाए जा सकते हैं आनुवांशिकी के द्वारा, कि उसमें क्या होता है, ऐसी फसल बनाई जाए, ऐसे बीज बनाए जाएं जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा हो, जो कम पानी अगर उपलब्ध है तो वहाँ पे भी अपना क्या कर सकें, जीवन यापन कर सकें। ऐसे बीजों को विकसित वर्तमान समय में भी किया गया है और इसका आगे भी उपयोग जारी रहेगा। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इससे पहले कि चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर देना, और ताकि आपको आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और ये जो है, ये चैप्टर हम 8 कंप्लीट कर रहे हैं, इसके बाद देखते हैं एक आध चैप्टर फिर से लेंगे हम लोग। और आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन से चैप्टर आप चाहते हैं कि उस पर मैं वीडियो बनाऊं। तो चलिए, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, महिला एवं पुरुष के गुणसूत्र में क्या अंतर होता है। तो जो एक मनुष्य है, मनुष्य में कुल 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं या गुणसूत्र पाए जाते हैं, और जो महिला और पुरुष इन दोनों के गुणसूत्र में क्या अंतर है। तो हम जानते हैं कि जो 22 जोड़े गुणसूत्र हैं वो तो महिला और पुरुष मतलब कि मेल एंड फीमेल में एक जैसे होते हैं, लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है वो मेन में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है। तो फीमेल का जो 23वां जोड़ा है उसे क्या होता है, वो XX नाम से डिनोट करते हैं हम लोग, और जो पुरुषों का गुणसूत्र होता है, लिंग गुणसूत्र जिसे कहा जाता है, उसे X और Y के नाम से जानते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम फिर से अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं जो 23 जोड़ों में व्यवस्थित होते हैं। इन 23 जोड़ों में से 22 जोड़े ऑटोसोम कहलाते हैं, और 23वां जोड़ा जो कि लिंग गुणसूत्र होता है, जो महिला एवं पुरुष में कैसा होता है, भिन्न होता है या अलग अलग प्रकार का देखने को मिलता है। फिर क्या है कि ऑटोसोम जो है ये 22 जोड़े होते हैं, कुल मिला के 44 क्रोमोसोम होते हैं, जो कि कैसे होते हैं, ऑटोसोम कहलाते हैं। महिला और पुरुष में ये दोनों कैसे होते हैं, समान होते हैं। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो ये आ सकते हैं कि मनुष्य के 23 जोड़े क्रोमोसोम में से जो 22 जोड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो वो ऑटोसोम कहलाते हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये महिला और पुरुष में बिल्कुल एक जैसी स्थिति में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद है लिंग गुणसूत्र जो होता है। तो महिलाओं का लिंग गुणसूत्र क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपको, जिसे हम XX से डिनोट करते हैं, और जो पुरुषों का गुणसूत्र होता है उसे XY से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है जो मुझे लगता है इस साल, तो वो क्या है कि मेंडल का प्रभाविता का नियम बताइए, या फिर मेंडल का स्वतंत्र अवयूहन का नियम बताइए। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आपके ऐसे आ सकते हैं। तो मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या है। मेंडल ने अपने बहुत सारे प्रयोग किए मटर के ऊपर, और उन्होंने कुछ आनुवांशिकी के नियम दिए। अब उन नियम के आधार पर क्या है कि उन्होंने क्या किया कि पहला जो नियम दिया वो क्या दिया, प्रभाविता का नियम। जब उन्होंने 2 विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच में क्या कराया, क्रॉस कराया, तो उन्होंने एक चीज़ देखी कि जो प्रथम जनरेशन थी, जो प्रथम पीढ़ी थी, उसमें क्या हुआ कि कोई एक लक्षण प्रभावी था। जैसे कि 2 विपरीत लक्षण उन्होंने क्या लिया कि एक पौधे के जो पुष्प थे वो गुलाबी कलर के ले लिए, तो दूसरे पौधे के पुष्प वाइट कलर के थे। दोनों का जब क्रॉस हुआ तो बनने वाली जो संतान थी, जो प्रथम पीढ़ी थी, उसमें क्या हुआ, कोई एक ही प्रकार के फूल देखने को मिले। तो जो वो गुलाबी कलर आया था प्रथम पीढ़ी में, तो उन्होंने कहा कि ये प्रभावी है, और जो वाइट कलर नहीं आया था उन्होंने क्या कहा, ये अप्रभावी लक्षण है। तो आइए इसे समझते हैं। 2 विपरीत जीन एक साथ होते हैं
तो एक जीन प्रभावी और दूसरा क्या होता है, अप्रभावी होता है। मतलब एक जीन जो प्रभावी होता है वो दूसरे जीन के प्रभाव को नष्ट कर देता है या उसे छिपा देता है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि यदि एक पौधे में पीले और हरे रंग के जीन हैं तो पीला प्रभावी जीन होने के कारण पौधे का फल जो होगा वो पीला होगा, और जबकि जो हरा है वो अप्रभावी जीन ही रहेगा। ओके, तो अगला जो इसका है वो क्या है कि मेंडल का स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम बताइए। तो स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम क्या है कि युग्मक के निर्माण के दौरान विभिन्न लक्षणों के कारक एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, अलग होते हैं। इसका मतलब यह है कि एक लक्षण का वंशानुगत पैटर्न दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करता, जिसके जो लक्षण हैं वो अपने आप में स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होते रहते हैं। तो दोस्तों, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या थे, ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो कि चैप्टर 8 से मुझे लगता है कि इस साल बन सकते हैं। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया है, ये क्वेश्चंस तैयार कर लिए हैं, तो निश्चित ही आपके एग्ज़ाम में ये जो क्वेश्चन हैं वो एकदम आपसे बहुत ही अच्छे से बन जाएंगे और बिना किसी दिक्कत के आपका पेपर होगा। तो चलिए, चैनल को तब तक के लिए लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने भाई बहनों में। और तब आप सभी के लिए नमस्कार मेरा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।